हेलो, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। आज मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ करंट अफेयर्स का न्यू सेगमेंट लेके। जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स के सेगमेंट को अच्छे तरीके से समझिए, इवेंट के डेप्थ को समझिए और एज पर द सिलेबस उसको जोड़ने की कोशिश करिए। उसी क्रम में आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट लेके प्रेजेंट हुआ हूं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द इवेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है यूएस एड। ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है। मैंने इसका बैकग्राउंड प्रीवियस 2 वीडियोस के द्वारा आपको बताया हुआ है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट बनना एक अपने आप में ढेर सारे पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस और ढेर सारे जो है ढेर सारे न्यू डेवलपमेंट्स को इनवाइट कर रहा है। और हम लोग लगातार, सिर्फ हम भी, इंडिया बस नहीं, दुनिया भर के मुल्क इसके ऊपर कड़ी नजर बना के रखे हुए हैं। उसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए कई सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी कड़ी एनालिसिस चल रही है। उसी क्रम में द हिंदू में ये आर्टिकल छपा हुआ है रिलेटेड टू यूएस एड, जिसको आप बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। देखते हैं क्यों ये सुर्खियों में है और इसके रिलेटेड आर्टिकल क्या आपको, क्या बातें, क्या जानकारी आपके सामने रखता है। अगर इसका सोर्स हम देखेंगे तो हम द हिंदू से हम लोगों ने उसको पिक किया हुआ है। सेकंड, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 से आपका हाईली रिलेटेड है। ये डेवलपमेंट प्रीवियस 2 एपिसोड हम लोग लगातार देखते हुए चले आ रहे हैं, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेके, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इम्पैक्ट्स को लेके, इंडिया यूएस रिलेशंस को लेके, एंड नॉट ओनली दैट, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को सुपर पावर के रूप में इंपोज करता है और कैसे एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक वेब यूनाइटेड स्टेट्स ने तैयार करके रखा है, उस सेगमेंट्स के बारे में ये आर्टिकल आपको काफी डिटेल जानकारी देता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज अनसर्टेन। इसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करने की लगातार कोशिश करी जा रही है बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग इट्स मर्जर विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एड को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मर्ज करने में लगे हुए हैं। मर्जर दो ही कंडीशन में होता है, या तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो लेस सिग्निफिकेंट हो जाए, या तो आपको लगे कि भाई आपका फाइनेंशियल क्रंच काफी ज्यादा हो रहा है, इस क्रम में आप सस्टेनेंस के लिए इसको मर्ज कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखेंगे तो ये प्लानिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगातार चल रहा है। क्यों? ट्रंप इज नोन फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन। ट्रंप इस आइडिया के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के बारे में अगर बात करेंगे तो ट्रंप डी ग्लोबलाइजेशन की फिलॉसफी को लगातार आके लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में जो अमेरिका का एक छवि था, है ना, वो कहीं ना कहीं धुंधला होने की तरफ लगातार चल रहा है। तो सबसे पहला इशू ये है। सेकंड, अगर आपने देखेंगे इसमें, इस अगर दिस मूव इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट फंडिंग कट्स and potential downsizing USA's workforce, raising concern about the future of the US humanitarian aid। अगर अगर यूएस एड के स्ट्रक्चर में कोई भी फेरबदल अगर हुआ तो उसके 2 मुख्य प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला प्रभाव, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं उनके ऊपर, उनकी फ्यूचर अनसर्टेन है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी मानवीय संकट आने वाले समय में आती हुई दिख रही है। ह्यूमैनिटेरियन एड्स आपके सारे के सारे रुक जाएंगे जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा फंडेड है। तो ये 2 मेजर कॉन्टेक्स्ट है, राइट। सारी चीजें आपके पास हैं। इस कदम में महत्वपूर्ण फंडिंग कटौती और यूएस एड के कर्मचारियों की संख्या में संभावित कमी शामिल है, जिससे अमेरिकी मानवीय सहायता के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ये था आपका परिवेश या कॉन्टेक्स्ट। यूएस एड के बारे में बात करते हैं कि यूएस एड आखिर में है क्या, बना कैसे, किस प्रकार की संस्था है। यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस एड को 1960s में बनाया गया था।
1960 में। और इसका मुख्य पर्पस था ओवरसी एंड एडमिनिस्टर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता था, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए इस विशेष संस्था को बनाया गया था 1960 में ही। और इसको बकायदा कानून के अंदर बनाया गया है, दैट इज फॉरेन असिस्टेंट एक्ट ऑफ 1961। मतलब कि ये कोई मात्र एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, और उस लेजिस्लेटिव बॉडी को यूएस कांग्रेस के द्वारा लीगली मैंडेट करके बनाया गया है। इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात अगर करेंगे पर्सन्स के बारे में, तो इसमें लगभग 10,000 लोग इसके अंडर काम करते हैं। यूएसएड इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 10,000 पीपल एंड वर्किंग इन ओवर 60 नेशंस। लगभग 60 देशों में इसके एक्टिविटी चलते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और किस लेवल में यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक, अब देखेंगे की एरियाज, किन क्षेत्रों में ये विशेष काम करता है। अगर क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे तो सबसे मुख्य चीज क्या है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा वाले मुद्दे पे विशेष काम करता है। कैसे करता है खाद्य सुरक्षा पे काम? ये इसको ध्यान से देखिए, इसका विशेष काम होता है फेमाइन रिलीफ, अकाल के द्वारा होने वाले जो समस्याएं है, अकाल से निकलने वाली जो परिस्थितियां होती हैं, उसको टैकल करने में विशेष मदद करता है। अकाल कब आती है? जब किसी एरिया में 2 साल से ज्यादा समय तक सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने के केस में वहां पे खाद्य उत्पादन की समस्या आती है, और जब खाद्य उत्पादन की समस्या लंबे समय तक विद्यमान रहता है, वो रिजल्ट लेके आता है आपके यहाँ अकाल का। तो सबसे पहली बात, ये फेमाइन रिलीफ देती है। दूसरी बात, ये ऑपरेट्स एन एडवांस फूड शॉर्टेज प्रोडिक्शन सिस्टम। इसके पास एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें देखा जाता है कि दुनिया के किस क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा आने वाला है। अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पे पहले से ही प्री प्लान्ड वे में किसी टाइप का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को प्रिवेंट करने की कोशिश किया जाता है। इसका पहला फंक्शन। सेकेंड है आपका हेल्थ केयर। उन नेशंस में जिन नेशंस का हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा लचीला है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार के क्राइसिस को रोका जाना है तो उसके लिए हेल्थ केयर में ये विशेष काम करता है। हेल्थ केयर के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जस्ट लाइक टू प्रिवेंट टीबी, है ना, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए, हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इन्वॉल्वमेंट है। पैंडेमिक प्रिवेंशन है, अभी रिसेंटली आपने देखा है आपके वैश्विक आपदा आया हुआ था, दैट इज द कोविड-19, है ना। तो जो देश सक्षम थे उन देशों में अपने वैक्सीन बनाए, जिनके पास पैसे थे उन्होंने बनी बनाए वैक्सीन खरीद लिए, लेकिन बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा था अफ्रीका नेशंस का और जो है आपके एशिया के कंट्रीज हैं जिनके पास वो फंड नहीं थे, सो दे वर डिपेंडेंट ऑन द यूएस एड, राइट। सो पैंडेमिक प्रिवेंशन इनका मुख्य मुद्दा है। और थर्ड वन इज द ग्लोबल डिजीज कंट्रोल। दुनिया में किसी भी प्रकार का रोग से रिलेटेड कोई भी ऐसे रोगों का जो है फैलाव को रोका जाए जो हमारे लिए वैश्विक समस्या बन सकता है। तो हेल्थ केयर दूसरा मुद्दा। तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स आधारभूत संरचना को विशेष ध्यान देना, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी व्यवस्था को अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो यू नीड टू फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विशेष काम करता है, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन वाटर, साफ सुथरा जल, डिजास्टर रिलीफ, आपदा में मदद करना, आपदा की स्थिति में अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस, है ना, ड्रॉट या कोई भी मैन मेड डिजास्टर जैसे स्टैम्पेड, राइट। तो ऐसे घटनाओं के बारे में भी, ऐसे घटनाओं की स्थिति में भी सुरक्षा प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी विशेष काम करता है। लास्टली आपका ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता। मानवीय सहायता किन क्षेत्रों में? मानवीय सहायता ये स्पेशली प्रोवाइड करता है वॉर टॉर्न रीजन्स में, जिन रीजन में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, वहां पे मानवीय सहायता देने का कार्य करता है। आप अफ्रीका का एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे नेशन जिनमें सिविल वॉर की कंडीशन चल रहा है। आप रशिया यूक्रेन वॉर को ले सकते हो। यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लास्ट 3 ईयर्स से लगभग विद्यमान है। और आप इनके एग्जांपल्स दुनिया के जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज हैं उनमें भी ये अपनी मदद पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसके आप समझ सकते हो इसके 4 मेजर पिलर्स हैं, राइट। अब अगर हम बात करेंगे
इसका बजट कहाँ से आता है, बजट और ग्लोबल स्पेंडिंग्स, बजट कहाँ से आता है? तो बजट आप डेफिनेटली बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स इसके बजट को देता है, पास करता है। लगभग लगभग 68 बिलियन यूएस डॉलर, इतना पैसा इन लोगों ने इंटरनेशनल एड के लिए रखा हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे यूएस एड लगभग मोर देन 50% इसी के पास जाता है, तो लगभग लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास। और अगर आप इसमें देखेंगे किन कॉन्टिनेंट्स में कहाँ पे ये हाईली एक्टिव है, ये एड प्रोग्राम्स कहाँ के लोगों को बेनिफिट ज्यादा देते हैं, सो दैट इज द एरिया ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड द यूरोप, राइट, एंड पर्टिकुलरली यूक्रेन में इसका जो है इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चल रहा है। अच्छा, अगर आप आईआर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में इन्वेस्टमेंट के क्या पर्पसेस हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरीके से सिर्फ वेलफेयर मैकेनिज्म्स के साथ चल रहा है। हर देश का अपने इंटरेस्ट होते हैं और उस कॉमन इंटरेस्ट के आधार पे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो एशिया में यूएसए का इन्वॉल्वमेंट का अर्थ क्या होता है? एशिया में यूएसए का एक सबसे बड़ा जो एनिमी है दैट इज द चाइना, या आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर, एनिमी इज नॉट द राइट वर्ड, कॉम्पिटिटर, चाइना को काउंटर करना। अफ्रीका में जो एक न्यू वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, अफ्रीका में रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन चल रहा है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द चाइना। और यूरोप में लगातार आप देख रहे हैं यूरोप इस समय एक कंफ्यूज स्टेट में चल रहा है। यूरोप में कई सारे अदर संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों के बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध। तो ये तीनों कॉमन इंटरेस्ट के वजह से दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स लगातार इन एरियाज में अपने फंडिंग को लगातार बढ़ा रहा था। अब यूएस रिमेन्स द लार्जेस्ट ग्लोबल डोनर, सबसे बड़ा ये वैश्विक जो है दान देता है, और मेजॉरिटी ऑफ द एड ये जो है इन क्षेत्रों में खर्चा करता है, आउट स्पेंडिंग लाइक मेजर एड कंट्रीब्यूटर्स लाइक द यूके। ब्रिटेन के तरह ही ये क्या करता है, ये भी खूब ज्यादा पैसा दान करता है, स्पेशली अगर यूएसए को देखेंगे तो आपके टॉप नंबर में पड़ेगा, राइट। अब इसमें मुद्दे की बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस पर्सन, व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प इज क्रिटिसाइजिंग यूएस एड, व्हाई ही इज ट्राइंग टू कर्ब द एड्स गिवन टू द दैट इज द यूएस एड। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है फॉरेन एड स्पेंडिंग। एक क्रिटिसिज्म चल रही कि भाई टैक्स पेयर का महत्वपूर्ण पैसा आप कहाँ पे खर्च करें, दूसरे देशों में, जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका का स्थिति चल रहा है अभी, जिस तरीके से अमेरिका एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जिस तरीके से कंपटीशन फेस रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि हमें अपने आप को रिजुविनेट करने की, दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, और उस रिस्ट्रक्चरिंग में बाहर जाने वाले पैसे को हमें देश के अंदर लाने की जरूरत है। इसीलिए हमने बात किया कि डी ग्लोबलाइजेशन का एक नया दौर स्टार्ट होता है जब भी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। जो पहला क्रिटिसिज्म किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन एड को बहुत लंबे समय से क्रिटिसाइज किया। डोनाल्ड ट्रंप के ही टाइमिंग पे अगर आप देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान या जो अमेरिकन सोल्जर जो अदर नेशंस में सर्व करे थे उनको वापस लाने के बारे में बात किया, ठीक है। इंडिया के साथ भी प्रपोजल उसी समय लाया गया था कि भाई आपके नेबर्स में अगर हम प्रेजेंट हैं आपकी सुरक्षा के लिए तो आप भी हम लोग को कोऑपरेट करिए, बट वी डिनाइड इट। इंडिया यूएस रिलेशंस में कोई बात ध्यान रखनी है। ट्रंप ने इसके लिए क्या किया, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इंटरनेशनल स्पेंडिंग फॉर 90 डेज को पॉज कर दिया। मतलब ट्रंप ने किया क्या है कि 90 दिन के लिए जो भी इंटरनेशनल स्पेंडिंग है वो रुक जाएगा, कोई भी फंड आप वहां से विदड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि 90 दिन की एक्टिविटीज आपके बिल्कुल दे आर नॉट इन प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस में नहीं है। पब्लिक ओपिनियन अगर देखोगे तो पब्लिक ओपिनियन लार्जली डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है ना, जिन्होंने इस चीज को जो है फेवर किया कि भाई आप फॉरेन एड को भाई रिड्यूस करिए, इसके वजह से हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात अगर देखोगे तो एंट्री ऑफ द इलॉन मस्क जो एक जो है व्यापारी है, इलॉन मस्क की एंट्री हुई है। तो व्यापारी हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। उनका कहना यह है कि कोई डिपार्टमेंट अगर वेल फंक्शन कर रहे हैं हमारे इंटरेस्ट में तो आप उसको रखिए, अगर वेल फंक्शन नहीं करिए, आपके इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसको क्या करिए, शट डाउन करिए, जैसे प्राइवेट कंपनीज में होती हैं। तो ये दो तीन बातें लगातार काफी ज्यादा उठती हुई चल रही हैं। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे इसके मेजर इम्पैक्ट, अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे, इसका मुख्य असर देखेंगे, तो सबसे पहला चीज आपने देखा कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्लस फूड सिक्योरिटी प्लस क्लीन वाटर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली जो चीजें थी, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत भी आती हैं,
द जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेवलप्ड और मेच्योर डेमोक्रेसी या मेच्योर नेशन का होना चाहिए, उसके ऊपर सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। क्रिटिकल प्रोग्राम्स, मेडिकल एड, क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स, ये सबसे पहले रुक जाएंगे। दूसरा, सिक्योरिटी कंसर्न्स निकल के आएंगे। कई सारे रीजन्स में यूएस एड के वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसे रीजन्स में जहां कभी सिविल वॉर चल रहा था, जहां सेक्टोरियल स्ट्राइक बहुत कॉमन हुआ करता था, इस समय एक हाल्टिंग के कंडीशन पे जब उन वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो चांसेस बन सकते हैं कि दोबारा से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट री एमर्ज हो जाए। मतलब कि आप यहां पे समझ सकते हैं, री एमर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, री एमर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का री एमर्जेंस भी हो सकता है, इसका एक इम्पैक्ट। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, अमेरिका, जैसे अमेरिका को लगातार चाइना से चैलेंज फेस मिल रहा है, तो जो वैक्यूम, जो खाली जगह अमेरिका फिट करके छोड़ेगा, उस खाली जगह को चाइना जैसा कंट्री उसको कवर कर सकता है। तो ये अपने आप में यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी प्रेस्टीज है, जो भी प्रेस्टीज है ग्लोबल पावर में, जो भी प्रेस्टीज है ग्लोबल एरिना में, राइट, ग्लोबल एरिना में, वो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट, डिस्ट्रप्शन ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, जो वैश्विक मानवीय सहायता या वैश्विक महानीय जो भी लोग जिसमें लोग लगातार अपना योगदान दे रहे थे, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा रुकावट आने वाला है। तो आप लगातार इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आर्टिकल में पूछा गया है कि क्या ये ऑर्डर, क्या यूएस एड को यूएस प्रेसिडेंट एक तरफा अपने मनमर्जी हिसाब से शट डाउन कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो आपके कॉन्टेक्स्ट में छिपा हुआ है। हम लोगों ने पहले जैसे बात किया कि अगर यूएस प्रेसिडेंट इसको यूनिलैटरली अगर बंद करने की कोशिश करेंगे, तो उनको लीगल चैलेंजेस फेस करने होंगे, क्योंकि ये यूएस एड का प्रोग्राम कांग्रेस के एक्ट के थ्रू लाया गया है। ये कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन ना हो पाने की वजह से ये इसमें जो भी अमेंडमेंट लाया जाएगा, वो अमेंडमेंट आपको कांग्रेस में डिस्कस करना होगा, और डिस्कशंस में डेफिनेटली बातें उठ के आएंगी, है ना। डिस्कशंस में अगर आप देखोगे, टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं यूएस कांग्रेस में, दैट इज द रिपब्लिकन पार्टी एंड द डेमोक्रेट्स, राइट। तो डेमोक्रेट्स के द्वारा इस बात को उठाया जाएगा। फिलहाल यूएस कांग्रेस में रिपब्लिकन्स का डोमिनेंसी है, लेकिन ये मामला यूएस सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो यहां से हमको ये एक चीज क्लियर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप मनमर्जी हिसाब से इसको जो है शट डाउन या इसको एंड तो नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वैश्विक असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमने बात किया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सबसे पहले मानवीय संकट गहराने वाला है। मानवीय संकट खासकर उन क्षेत्रों में जो अति पिछड़े देश हैं, जिन देशों में सॉरी जिन देशों में मानवीय संकट काफी ज्यादा है, स्पेशली गृह युद्ध वाले क्षेत्रों में, है ना, जहां अंतरराज्यीय युद्ध चल रहा है, उन सब क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, स्पेशली इन द अफ्रीका एंड रिलेटेड एशियन नेशंस। तो सबसे पहला इंपैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेकेंड आपको दिखेगा फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स, है ना, फॉरेन पॉलिसी कंसर्न। यूनाइटेड स्टेट्स अगर अपने एड को कम करेगा, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज का जो भरोसा होगा यूनाइटेड स्टेट से हटना चालू होगा, और इस जगह पे रिप्लेसमेंट होगा चाइना, क्योंकि चाइना इस समय यूनाइटेड स्टेट्स को एक जो है तगड़ा कंपटीशन दे रहा है, और जो वैक्यूम यूनाइटेड स्टेट्स लीव कर रहा है, उस वैक्यूम को चाइना लगातार फिल करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो अमेरिका मूव कर रहा है डिग्लोबलाइजेशन की तरफ, चाइना चल रहा है ग्लोबलाइजेशन की तरफ। चाइना का जो हाईली एम्बिशियस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें एशिया, अफ्रीका एंड यूरोपियन नेशंस को उसने लार्ज स्केल फंडिंग दे रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पे। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तीसरा, सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो गए। जिन एरियाज में आपके फंडिंग की वजह से एक टेम्पररी स्टेबिलिटी आया हुआ था, उन रीजन्स में डिसरप्शन आना तय है। डिसरप्शन आएगा तो दिस डिसरप्शन विल इम्पैक्ट द ऑल ओवर स्टेबिलिटी दैट इज गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो भी स्टेबिलिटी चल रही है, उसके ऊपर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फॉर द हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में वर्चस्वता की लड़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना फिर दोबारा इस मुद्दे पे सामने आएंगे। आप लगातार इस मुद्दे को देखते हुए रहेंगे। फाइनली अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें, अगर आपको निष्कर्ष इस आर्टिकल के थ्रू निकालना होगा, तो उसका निष्कर्ष क्या है? सबसे पहला निष्कर्ष
The proposed restructuring or closure of the US aid represents a major shift in United States foreign policy, aligning with Trump's America First vision. सबसे पहले तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसके थ्रू अमेरिका के जो शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक इश्यूज को फिक्स करने वाली जो बातें हैं, उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको सबसे पहली बात ये बात ध्यान देना है कि अमेरिका एक सॉवरिन नेशन है। सॉवरिन नेशन होने की वजह से आप अपने डिसीजन मेकिंग में क्या है, यू आर फ्री, सो यू कैन टेक द डिसीजंस टू मैनेज योर ओन कंट्री। ठीक, नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट कंक्लूजन, नेक्स्ट निष्कर्ष में अगर बातें देखेंगे तो इसमें दो बातें हैं। हर मुद्दे में पक्ष और विपक्ष होता है। जो लोग पक्ष में है वो इस बारे में बोलेंगे कि भाई हमें टैक्स पेयर्स का पैसा जेन्युइन जगह पे खर्च करना चाहिए, विदेशों में खर्च करने का कोई मतलब अर्थ नहीं है। लेकिन जो इस पॉलिसी क्रिटिक्स हैं उनका कहना ये है कि हम जिस तरीके से बाहर भी अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो बाहर अमेरिका का सेल्फ प्रेस्टीज और प्लस कनेक्टिविटी प्लस हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो है बाहर शेल्टर मिलता है। अगर हम एड को कम करेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी इश्यूज आएंगी और जो अमेरिका जो इसने यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने का सपना देखा था, कहीं ना कहीं हम डीग्लोबलाइजेशन के एक ऐसे नाव पे सवार हो जाएंगे जो डेफिनेटली आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में हमको ग्लोबलाइजेशन वाली थ्योरी को लाने में काफी ज्यादा पीछे रखेगा। सो ये आर्टिकल आपको बताता है द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द अमेरिका, इट्स डोमेस्टिक चैलेंजेस, इट्स इंटरनेशनल चैलेंजेस एंड इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया यूएसए के क्या क्या रिलेशंस हैं, इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है। लास्ट 2-3 लेक्चर से अब लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि ये आर्टिकल को बड़े प्रमुखता से देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अभी रिसेंटली इन्होंने शपथ ग्रहण लिया हुआ है और अभी जो इनके 100 डेज प्लान है उसके ऊपर आपको भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड यहाँ पे बात करेंगे तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यूएस एड के बारे में बनते हैं कि यूएस एड क्या है, यूएस एड का गठन किस तरीके से हुआ है, यूएस एड के काम क्या क्या है, यूएस एड के को खत्म करने के पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ सकता है। इन पॉइंट पे सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस में ये पूछा जा सकता है कि आप यूएस एड, नॉट ओनली यूएस एड, लगातार अमेरिका का कई सारे प्रोजेक्ट्स में फंड कटिंग की वजह से किस टाइप का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लगातार दुनिया में मंडरा रहा है, आप इसके बारे में डिस्कस करें, आप उसको अच्छे तरीके से समझिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप समझते हुए चलिए और डेफिनेटली यहां से एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस सेगमेंट को अच्छे तरीके से पढ़िए, हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। दैट वाज टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।